Today we are going to study the inverse of secant. मतलब sec x, secant means sec x. आज हम क्या पढ़ेंगे? sec x का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना? तो चलिए देखते हैं. अपना फंक्शन क्या है? f(x) इक्वल्स टू sec x है ना? और हमें पता है कि जो sec x इक्वल्स टू 1/cos x है ना? अब अच्छे से देखो, cos x क्या है? अपॉन में है ना? अब अगर cos x की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या sec x डिफाइन होगा? नहीं होगा. इसका मतलब cos x की उन सारी वैल्यूज के लिए जहां पर cos x 0 है, आपका sec x डिफाइन नहीं होगा. इसका मतलब यह हुआ कि cos x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. और आपको पता है, हमने आप याद करो साइन के फंक्शन और cos के फंक्शन में बहुत अच्छे से लर्न किया था कि cos x कहां पर 0 होता है? 2n+1 π/2, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू z. याद आया? π/2 के ऑड मल्टीपल जहां जहां होंगे वहां क्या होगा? cos x 0 हो जाएगा. और जहां जहां cos x 0 हो जाएगा, अच्छे से देखो, ये cos x इन कंडीशन पे यहां 0 होगा. और जहां जहां cos x 0 होगा वहां आपका फंक्शन sec x नॉट डिफाइन होगा, है ना? ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि sec x के डोमेन में से हम वो वैल्यू छोड़ देंगे जहां पर cos x 0. भाई डोमेन क्या है? आपने क्या पढ़ा है? किसी फंक्शन का डोमेन क्या है? सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यू फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, है ना? x की वो सारी वैल्यूज जिनके लिए आपका sec x डिफाइन होगा, वो सारी की सारी वैल्यूज क्या होंगी? sec x का डोमेन होंगी, है ना? और हमने यहां से देखा कि sec x के डोमेन में से वो सारी वैल्यू हटानी होगी जहां पर cos x 0 हो जाता है, क्योंकि अगर यहां cos x 0 हो गया तो 1/0 मींस sec x नॉट डिफाइन हो जाएगा. ठीक है. इसका मतलब यह हुआ कि जब हम sec को निकालेंगे तो sec में से रियल नंबर के सेट में से r माइनस ये हो जाएगा 2n+1 π/2, ठीक है. ये और साथ में उसका रेंज क्या होगा? रेंज होगा रियल नंबर का सेट. ये बात सबको क्लियर हुई? सोच रहे होंगे कि हमने sec x के लिए रियल नंबर के सेट में से ये माइनस क्यों कर दिया. इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि इन वैल्यूज के लिए sec x डिफाइन नहीं होगा. और जिन वैल्यूज के लिए किसी फंक्शन का कोई फंक्शन डिफाइन नहीं होता, उन वैल्यूज को हम डोमेन से अलग कर देते हैं. ठीक है. फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ. नाउ लेट अस सी द ग्राफ. अब इसका हम ग्राफ देखते हैं कि आखिर sec x का ग्राफ कैसे बनता है. आपको पता है कि sec x इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos x, है ना? इसका मतलब sec x का ग्राफ जो होगा वो cos x पर डिपेंड करेगा. तो चलो पहले हम cos x का ग्राफ पहले बना के देख लेते हैं. ठीक है. आपको पता है cos कहां से शुरू होता है? कहां शुरू होता है? 1 से. सपोज दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x. ठीक है. ऐसे ही होता है ना? cos 0 π/2, दिस इज पाई, this is 3 π/2, this is 2 pi, this is minus π/2, this is minus pi, this is minus 3 π/2, this is 1 and this is minus 1. ये x एक्सेस है, y एक्सेस है ना? लेकिन मुझे एक्चुअल में मैंने cos x का ग्राफ बनाया, लेकिन मुझे cos x के ग्राफ की जरूरत नहीं है. I want to know the graph of sec x. बट चूंकि sec x का ग्राफ जो है वो cos x पर डिपेंड करता है. क्यों cos x पर डिपेंड करता है? वो इसलिए मैंने लिखा है कि sec x x की उन सारी वैल्यूज के लिए नॉट डिफाइन होगा जहां cos x 0 होगा. तो पहले देखते हैं यहां पर इस ग्राफ में cos x 0 कहां होगा. यहां cos x 0 होगा, यहां cos x 0 होगा, यहां cos x 0 होगा और यहां cos x 0 होगा. और अभी अपन ने देखा कि जहां जहां cos x 0 होगा वहां वहां क्या होगा? sec x डिफाइन नहीं होगा. इसका मतलब इन वैल्यूज पर sec x डिफाइन नहीं है. इन वैल्यूज पर यहां पर sec x डिफाइन नहीं होगा, यहां पर sec x डिफाइन नहीं होगा, यहां पर sec x डिफाइन नहीं होगा. डिफाइन नहीं होगा मतलब यहां पर sec x की वैल्यू इंफिनिटी मिलेगी, यहां इंफिनिटी मिलेगी, यहां इंफिनिटी मिलेगी. ठीक है. चलो इतना तो समझ आ गया कि यहां sec x की वैल्यू इंफिनिटी मिलेगी. ठीक है.
अब sec 0 पर वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, हेलो, 1, करेक्ट। sec x पर वैल्यू 1, इसका मतलब है यहां पर sec 0 पर वैल्यू 1 और π/2 और -π/2 पर इंफिनिटी। तो अच्छे से देखना है इसको, यहां पर 1 और यहां इंफिनिटी, इसका मतलब आपका sec x का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक। ऐसे sec पाई पर वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, यहां पे -1, और π/2 और 3π/2 पर क्या होगी, इंफिनिटी होगी। तो यहां पर ऐसा ग्राफ बनेगा। इसी तरह -π पर वैल्यू क्या होगी, -π पर वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, और π/2 और -π/2 और -3π/2 पर इंफिनिटी होगी। दिस इज द ग्राफ ऑफ sec x। बच्चों sec x का ग्राफ ये है एक्चुअली, ये। और इस ग्राफ को फाइंड आउट करने के लिए, इस ग्राफ को बनाने के लिए हमने cos x का ग्राफ बनाया था, ठीक है, समझ आ गया। ये ग्राफ जो है ये sec x का ग्राफ, ठीक। अब हमने ग्राफ तो बना लिया इसका, फंक्शन का sec x का। अब एक्चुअल में हमने इसका sec x का ग्राफ क्यों बनाया, एक्चुअल में मुझे sec x का इनवर्स फंक्शन चाहिए, sec का इनवर्स फंक्शन चाहिए। तो मैंने ये जो भी किया है सब कुछ, ये sec का इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए किया है। और हमने पहले ही अच्छे से लर्न किया है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट होगा जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, मतलब फंक्शन 1 1 होगा और ऑन टू होगा, है ना। तो सबसे पहले अब इसके बाद हम देखेंगे कि वेदर दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। बाइजेक्टिव होगा तब तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और बाइजेक्टिव नहीं होगा तो फिर हम इसको बाइजेक्टिव बनाएंगे। तो चलो अगले स्टेप पे क्या करते हैं, हम देखते हैं कि क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, और बाइजेक्टिव चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसके रेंज और डोमेन को देखेंगे। तो चलिए देखिए, रेंज क्या है इसका, R है ना। इस फंक्शन का रेंज हमने क्या लिया है, कोडोमेन क्या लिया, R लिया है ना, कोडोमेन। अब अच्छे से देखो, R तो रियल नंबर का सेट है, और रियल नंबर के सेट में आपको पता है पॉजिटिव वैल्यू भी होंगी, नेगेटिव वैल्यू भी होंगी, कुछ डेसिमल भी होंगे, कुछ फ्रैक्शन भी होंगे। तो क्या रियल नंबर की सारी वैल्यूज को sec x ऑक्युपाई करेगा। जब हम इसके ग्राफ को देखते हैं तो ग्राफ देखने से ही सारी बात क्लियर हो जाती है कि अच्छे से देखिए, यहां ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, sec x की वैल्यू सारी की सारी 1 और उससे आगे, और -1 और उससे नीचे। मतलब x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है भाई, ये एंगल x एक्सिस पर हम एंगल लेते हैं, ऐसा कोई भी एंगल नहीं है। आप चाहे इस तरफ इंफिनिटी तक चले जाओ, इधर -इंफिनिटी तक चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, ऐसा कोई एंगल भी नहीं मिलेगा जिसके लिए sec x की वैल्यू इन दोनों के बीच मिले। आप कोई भी एंगल लो, sec x अच्छे से देखो, मैक्सिमम वैल्यू sec x की क्या मिलेगी, 1, और फिर 1 के बाद इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। मिनिमम में क्या होगा, sec x की वैल्यू क्या मिलेगी, -1, और फिर ये -इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि sec x की वैल्यू +1 और -1 के बीच नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी ना। इसका मतलब है कि +1 और -1 के बीच की जो वैल्यू होंगी वो sec x के लिए अनऑक्युपाइड रह जाएंगी। याद करिए, अपन कोडोमेन के फंक्शन में क्या पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन ऑन टू तभी होगा जब उसके कोडोमेन की सारी वैल्यूज किसी न किसी डोमेन के वैल्यू की इमेजेस हो। यही थी ना डेफिनेशन। तो यहां तो भाई ठीक है, 1 और 1 के ऊपर की सारी वैल्यू ऑक्युपाइड हो जाएंगी, -1 इसके नीचे की सारी वैल्यू ऑक्युपाइड हो जाएंगी। लेकिन व्हाट अबाउट द वैल्यू बिटवीन -1 प्लस 1, है ना, क्योंकि ये x की किसी भी वैल्यू के लिए sec x -1 और +1 के बीच नहीं आएगा। इसका मतलब ये वैल्यू कोडोमेन के सेट से बच जाएंगी, ये किसी की इमेज नहीं होगी। और जब ये किसी की इमेज नहीं होगी तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा इनटू, और हमें क्या चाहिए, ऑन टू। तो फर्स्ट मुझे पता लग गया कि हमारा फंक्शन इनटू है। अब लेट अस देखते हैं कि ये 1 1 है भी कि नहीं, कि 1 1 भी नहीं। चलो देखने से ही समझ आ रहा है, अच्छे से देखिए, -π के लिए -1 हुआ, और अगेन पाई के लिए भी -1 है। ये देखो ना एरो डायग्राम में, आप इसको देख लो, -π और पाई दोनों के लिए वैल्यू क्या मिल रही है, -π के लिए भी -1 और पाई के लिए -1। इसका मतलब x के दो एलिमेंट्स के लिए सेम इमेज। तो ये फंक्शन 1 1 कहां हुआ, ये तो मैनी 1 हो गया। तो इससे दूसरी बात भी क्लियर हो गई कि हमारा फंक्शन जो है ये
मैनी वन है, वन वन नहीं है ना? क्या है? मैनी वन। और हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं? हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं इस फंक्शन का इनवर्स, और इनवर्स के लिए मुझे फंक्शन चाहिए 1 1 ऑन 2, मतलब ना तो ये 1 1 है और ना ही ऑन 2 है। ठीक है, क्लियर हो गया? इसका मतलब अब मुझे इसको 1 1 ऑन 2 बनाना है, बाइजेक्टिव बनाना है। बाइजेक्टिव बनाएंगे तभी हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर पाएंगे। और हमने आपको इसके पहले वाले सारे फंक्शंस पर सिखाया है कि जब भी किसी ऐसे फंक्शन को जो बाइजेक्टिव नहीं होता उसमें क्या चेंजेस करते हैं कि वो बाइजेक्टिव बन जाता है। हमने आपको सिखाया है, कुछ नहीं करते बल्कि रेंज और डोमेन दोनों को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रेंज और डोमेन दोनों को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। हाँ, अब हम इस फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाने जा रहे हैं, रेंज और डोमेन को, डोमेन और रेंज को दोनों को रिस्ट्रिक्ट करके। तो देखो, सबसे पहले मैं किसको रिस्ट्रिक्ट करूंगा? रेंज को। ठीक है, रेंज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। अभी हमने यहां पर को डोमेन पर क्या लिया है? सारा रियल नंबर का सेट लिया है ना? और सारे रियल नंबर के सेट में सारी वैल्यू 1 और उससे आगे की और -1 और उससे नीचे की, ये सारी वैल्यू तो मेरे काम की है ना? क्योंकि ये sec x की वैल्यूज होंगी। लेकिन मैंने ये देखा कि -1 से +1 के बीच की कोई वैल्यू काम की नहीं है sec x में। क्यों? क्योंकि sec x की कोई वैल्यू 1 से छोटी और -1 से बड़ी होती ही नहीं। मतलब इस इंटरवल की वैल्यू मेरे लिए कचरा है, मेरे लिए बिना किसी काम की है। और एक्चुअल में इन्हीं वैल्यू के कारण मेरा sec x फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं है बल्कि इनटू है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एलिमेंट घुस गए जो किसी भी x की किसी भी वैल्यू की इमेज नहीं है। तो हम क्या करेंगे भाई, जब कोई किसी सेट में कोडोमेन में एक्स्ट्रा एलिमेंट बच जाते हैं तो फंक्शन इनटू हो जाता है ना? इन्हीं एलिमेंट के कारण इनटू हुआ, तो हम इनको क्या करेंगे? हटा देंगे, रेंज वाले सेट से हटा देंगे। तो रेंज वाले सेट में क्या करेक्शन करेंगे, क्या रिस्ट्रिक्शन करेंगे? r -1 to +1। अच्छे से देखो, मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगाया, इसलिए लगाया है क्योंकि sec x में 1 वैल्यू इंक्लूड होती है, -1 इंक्लूड होती है ना? इसलिए मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगाया ताकि 1 और -1 r के सेट में इंक्लूड रहे। ठीक है, तो जैसे मैंने, अच्छे से देखो, जैसे मैंने रेंज को रिस्ट्रिक्ट किया, ये वैल्यूज बीच की हटाया, तो अब बाकी बची हुई वैल्यू जो होंगी वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? आप फंक्शन को ये ऑन टू बना देंगी। तो रेंज में रिस्ट्रिक्शन लगाते ही फंक्शन मेरा ऑन टू बन गया। क्यों बन गया भाई? इन्हीं वैल्यू के कारण, इसी इंटरवल के कारण तो मेरा फंक्शन इनटू था। मैंने इस इंटरवल को हटा दिया, रेंज से जैसे हटाया तो बस बात यहां से ऊपर की वैल्यू, यहां से नीचे की वैल्यू सारी की सारी sec x के फंक्शन में आती। क्लियर? समझ आया? अब हम इसको 1 1 बनाएंगे। 1 1 बनाने के लिए अच्छे से देखो, 1 1 क्या होता है याद करो कि x फर्स्ट सेट के ईच एलिमेंट की सेकंड सेट में सेपरेट इमेजेज हो, यही होता है ना? यही होता है ना? ठीक है, तो चलो इसको हम फिगर में देखते हैं कि वेदर दिस फंक्शन इज 1 1 और नॉट। अभी हमने इसको देखा था, यहां देखो, ये -π पर 1 और +π पर भी 1, 1 1 भी नहीं है ना? तो जब 1 1 भी नहीं है मतलब मैनी वन, तो अब हम इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं। डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं, देखिएगा डोमेन को कैसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छे से देखो, अगर मैं कुछ ऐसे इंटरवल ले लूं, एक इंटरवल हमने सपोज ये लिया। अब जिस इंटरवल को मैं बना रहा हूं उस पर ध्यान देना आप। एक इंटरवल मैंने ये लिया, इस इंटरवल में जो मेरा फंक्शन होगा, अच्छे से देखो कौन सा होगा जो मेरे काम का फंक्शन है। मेरे लिए ये किसी काम का नहीं है, ध्यान रखना। ये तो मैंने cos x सिर्फ sec x का ग्राफ ड्रा करने के लिए बनाया था। मेरा फंक्शन तो ये है जिसकी मुझे जरूरत है sec x की, है ना? वो तो मैंने cos x sec x का ग्राफ ड्रा करने के लिए बनाया। चलो अब मैं sec x के फंक्शन के ग्राफ में इस इंटरवल के बारे में डिस्कस करता हूं। अच्छे से देखो, तो इस इंटरवल में यहां से यहां तक की वैल्यू देखो, x की कोई भी वैल्यू मैं लूं, देखो सबके लिए y की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, मतलब मेरे फंक्शन की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। x की जब यहां कोई वैल्यू लोगे तो यहां sec x की दूसरी वैल्यू मिलेगी, जैसे x चेंज करोगे sec x की दूसरी वैल्यू मिलेगी। सेम थिंग हैपेंस हियर,
यहां आप x की कोई वैल्यू लोगे, आपको y की वैल्यू यहां मिलेगी। मतलब कहने का मेरे ये हुआ कि इस इंटरवल में x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए आपको फंक्शन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी। फंक्शन की मींस sec x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी। अच्छे से देख लो, आपने x की वैल्यू ये ली, फंक्शन की वैल्यू ये होगी, ये ली, ये ली, मतलब कुछ भी लोगे इस इंटरवल के बीच में, सबके लिए x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको फंक्शन की डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी, मतलब sec x की डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी। एक्सेप्ट कौन सा? एक्सेप्ट -π/2, सॉरी π/2। क्यों? क्योंकि π/2 पर तो फंक्शन आपका नॉट डिफाइन है। ठीक है, इसका मतलब है कि इस इंटरवल को अगर मैं लूं, इस इंटरवल को, तो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है और ये जो ग्राफ है मेरे फंक्शन sec x का, ये फंक्शन का ग्राफ इस इंटरवल पर 1 1 हो रहा है। अच्छे से देखो, क्योंकि x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको फंक्शन की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी, इसलिए इस इंटरवल को बोलेंगे sec x के लिए क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। कहां से कहां तक को? 0 से π। ठीक है, sec x के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कैसे निकाला? क्लियर हुआ? क्योंकि इस इंटरवल के लिए हमारा फंक्शन जो है 1 1 हो गया। ठीक, अब एक क्वेश्चन आपके मन में राइज हो रहा है कि सर ऐसा इंटरवल तो एक यहां भी आगे भी बन जाएगा, एक इंटरवल यहां ऐसा पीछे भी बनेगा। अच्छे से देखो ना, अगर मैं ये ले लूं एक इंटरवल और, तो अच्छे से देखो, ये और ये, यहां पर भी तो x की डिफरेंट वैल्यू के लिए आपको फंक्शन की डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी। यस, सही बात। ऐसे ढेर सारे इंटरवल इधर भी मिलेंगे, ढेर सारे इंटरवल इधर भी मिलेंगे, जिनके लिए हमारा फंक्शन sec x 1 1 होगा। ये सच बात। बट हमको करना क्या है? हमको इन बहुत सारे इंटरवल में से किसी एक इंटरवल को डिसाइड करना है। और मैंने बताया था कि सारी दुनिया में जो यूनिफॉर्म प्रैक्टिस चलती है, जो एक जैसा सारी दुनिया में चलता है, वही हम फॉलो करते हैं। और sec x के लिए इस इंटरवल को लिया जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्लियर? इसका मतलब यह हुआ कि मुझे इस फंक्शन को अगर बाइजेक्टिव बनाना है, तो अब आगे का मेरे किसी काम का नहीं, मेरे काम का सिर्फ कितना है? मेरे काम का सिर्फ इतना। ये देखो, पूरा sec x का जो फंक्शन था वो क्या था? मैनी 1 × था, लेकिन ये इंटरवल 0 to π के बीच में मुझे ऐसा मिला है कि जो क्या है? अच्छे से देखो, ये ऑन टू भी है। ऑन टू क्यों है? क्यों ऑन टू है? क्योंकि यहां ये +1 और -1 के बीच sec x की कोई वैल्यू नहीं मिलती, इसलिए इसको मैंने रेंज से अलग कर दिया। और जैसे मैंने इसको रेंज से माइनस किया, तो जो बची हुई वैल्यू है सारी की सारी sec x की, इसलिए यहां से ऑन टू बन गया, है ना। यहां से मैंने इसको ऑन टू बनाया था रेंज में रिस्ट्रिक्शन लगा के, और अभी आपको बताया। अब मैंने डोमेन पूरा नहीं लिया। डोमेन क्या था एक्चुअल में इसका? r-2n + π/2, मतलब पूरा यहां से यहां तक, है ना, पूरा यहां से यहां तक इसका डोमेन था। सिर्फ कौन सी वैल्यू को छोड़ के? π/2 के ऑड मल्टीपल को छोड़ के, बाकी पूरा का पूरा x एक्सिस इसका डोमेन था। लेकिन अब मैंने उस डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। कहां रिस्ट्रिक्ट कर दिया इस डोमेन को? मैंने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया 0 to π के बीच रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और साथ में इसमें से मैंने π/2 माइनस कर दिया। π/2 माइनस क्यों किया? अच्छे से देख लो, क्योंकि π/2 के लिए ये देखो फंक्शन नॉट डिफाइन जा रहा है। π/2 के लिए फंक्शन नॉट डिफाइन जा रहा है, इसलिए मैंने इस पूरे इंटरवल में सारी वैल्यू दे दिया, सिर्फ π/2 को यहां से अलग कर दिया। तो जैसे ही मैंने रेंज पर और डोमेन पर रिस्ट्रिक्शन लगाया, डोमेन पर रिस्ट्रिक्शन लगाते ही ये क्या बन गया? 1 1 बन गया। और आपको मैंने सिखाया हुआ है कि जैसे ही कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो जाता है, इसका मतलब वो फंक्शन क्या हो गया? बाइजेक्टिव हो गया। और जब ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया, तो अब इसका क्या होगा? इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और याद करो, मैंने आपको सिखाया था कि किसी फंक्शन और उसके इनवर्स में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपका sec के लिए जो वैल्यूज आई हैं 0 to π - π/2, इसका डोमेन आया है, और इसका रेंज क्या आया है? r-1 to +1। तो क्या बताया था? इसके इनवर्स फंक्शन के लिए जो इसका रेंज होगा वो डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो डोमेन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेंज में।
तो जब आप सेक का सेक इनवर्स निकालोगे, सेक इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, देखो ये जो रेंज है सेक एक्स का वो डोमेन बन जाएगा r माइनस -1 से लेके +1, ठीक है। और जो आपका इसका डोमेन है वो क्या बन जाएगा, 0 to पाई माइनस π/2, ये रेंज बन जाएगा। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। ये इनवर्स फंक्शन का डोमेन बन जाएगा, रेंज बन जाएगा, और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसी को आपको हर फंक्शन के लिए याद रखना है, ठीक है। हर बात क्लियर हुई, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं इस फंक्शन में। ये हमारा, हमने पूरा फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट किया, तो ये हमारा इंटरवल है 0 to पाई, जिसके लिए मेरा सेक एक्स क्या हो रहा है, 1 भी बन रहा है, ऑन टू भी बन रहा है, इसलिए बाइजेक्टिव। और जब बाइजेक्टिव है तो इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और इनवर्स क्या होगा, उस फंक्शन के रेंज और डोमेन को इंटरचेंज कर देते हैं तो क्या बन जाता है, उसका इनवर्स फाइंड आउट हो जाता है। क्लियर।